प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच हिरोशिमा में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच तमाम अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 बैठक में आमंत्रित करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का किया अनावरण। भारतवंशियों से की मुलाकात। पीएम ने कहा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बापू के विचार आज सबसे अधिक प्रासंगिक। पीएम जापान में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। हिरोशिमा में G7 के सम्मेलन में पहले दिन रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों पर हुई बात। साझा बयान में कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ हम हैं एक साथ। G7 के भागीदार देश के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 औपचारिक सत्रों में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर द्वारिका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस का करेंगे शिलान्यास। द्वारिकाधीश मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। और कर्नाटक में वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया आज दूसरी बार संभालेंगे मुख्यमंत्री पद की कमान। DK शिव कुमार भी उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हो सकते हैं शामिल। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से हिरोशिमा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे शामिल थे। G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल से भी मुलाकात कर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस साल भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न भी मना रहे हैं।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर निर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ आसियान और हिंद प्रशांत में सहयोग पर भी वार्ता का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा भारत द्वारा हिरोशिमा शहर को दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में उपहार में दी गई है। 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वंजी सुतार ने तैयार किया है। यह प्रतिमा हिरोशिमा के बॉम्ब डोम स्मारक के पास स्थित है। इस जगह को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस जगह का चुनाव महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश को रेखांकित करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर पीएम ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा के मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया आतंक और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन मूल्य इस लड़ाई में मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषाविद पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और दोनों देशों को करीब लाने में योगदान के लिए डॉक्टर मिज़ोकामी की सराहना की। इस अवसर पर प्रोफेसर मिज़ोकामी ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्वालामुखी पुस्तक की प्रति भेंट की। चालीस साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया, अब तो प्रिंट हो गया। तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया।
उनको दे दिया, वो बड़ी खुश हो गए। और वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जापान की प्रसिद्ध पेंटर हिरोको ताकायामा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपनी कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए हिरोको ताकायामा की प्रशंसा की। हिरोको ने प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की एक ऑयल पेंटिंग भेंट की। First of all, PM Modi told me that the painting is very beautiful and he's very happy to accept the painting. So it was 42 years ago that I first visited India, and since then, that time I was very impressed by the people's spirit who's living on the Indian soil. So since then, I am infusing the energy and prayer of Indian people and culture that I received from them. और जापान के हिरोशिमा में चल रही G7 सम्मेलन के दौरान सदस्य देश फैमिली फोटो में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी चांसलर और जापान के प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेन भी फैमिली फोटो में मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जो पंजाब विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट तथा सीनेट के सदस्यों के साथ अनेक बैठकें करेंगे। उपराष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों, गैर शिक्षण संगठन तथा स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ की एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति पंजाब राजभवन का दौरा भी करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक कल से मुंबई में शुरू होगी। जुहू बीच पर G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता कार्यक्रम के साथ बैठक की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में बैठक में भाग लेने वाले G20 प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, देश के तटवर्ती राज्यों और G20 देशों के साथ मिलकर किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता का प्रसार करना और सामुदायिक भागीदारी के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। समुद्र तट स्वच्छता अभियान 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 30 से अधिक समुद्र तटों पर चलेगा। इस प्रायोजन से कई आयोजन रखे गए हैं, जिनमें अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता, समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण का संकल्प लेना और कचरे को दोबारा उपयोग के लायक बनाना शामिल है। इसी कड़ी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार सुदर्शन पटनायक भी जुहू बीच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। लाइफ मिशन के माध्यम से पर्यावरण के अनुरूप टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी आह्वान को समुद्र तट सफाई अभियान के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया आज दूसरी बार राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। कैबिनेट में शामिल होने वाले कुछ विधायक भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को भी निमंत्रण भेजा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट में हैं और शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
गुजरात स्थित केवड़िया में राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के 3 दिन के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल इस शिविर का उद्घाटन किया था। शिविर में राज्य के कैबिनेट मंत्री, प्रधान सचिव, वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और विभाग प्रमुखों सहित लगभग 230 अधिकारी भाग ले रहे हैं। शिविर में स्वास्थ्य और पोषण, शहरीकरण और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन मॉडल के तौर पर इस शिविर की शुरुआत वर्ष 2003 में की थी। बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ ने ड्रोन के साथ नशीले पदार्थों का एक बैग भी बरामद किया है। इससे पहले बीती रात भी एक ड्रोन को भारतीय जवानों ने मार गिराया था। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छापेमारी कर रही है। 2 दिन पहले भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में छापा मारा था। उसी इनपुट के आधार पर आज भी एनआईए छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिमी मिदनापुर जिले के एगरा में गैरकानूनी पटाखे की फैक्ट्री में हुए धमाके में 9 मजदूरों की मौत के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि बैंकों से ये कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा करें या विनिमय सुविधा प्रदान करें। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। और आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24 के तहत 2000 के नोट जारी किए थे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में 3.55 अरब डॉलर उछलकर 599.52 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 7.196 अरब डॉलर उछलकर 595.976 अरब डॉलर हो गया। और देश में पिछले 9 वर्ष में कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में 45.37% की बढ़ोतरी के साथ 87,77,40,000 टन कोयला आपूर्ति हुई है। वित्त वर्ष 2023 में 89,30,80,000 टन कोयला उत्पादन हुआ, जो देश के इतिहास में सबसे अधिक है। कोयला मंत्रालय द्वारा 2023 से 24 के लिए हाल ही में अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। वहीं वित्त वर्ष 2030 तक 140 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन पर फोकस है।
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए गर्मी के मौसम में 380 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इन रेल लाइनों से जुड़े गंतव्य पटना सिकंदराबाद, पटना यशवंतपुर, बरौनी मुजफ्फरपुर, दिल्ली पटना, नई दिल्ली कटरा, चंडीगढ़ गोरखपुर, आनंद विहार पटना, विशाखापत्तनम पुरी हावड़ा, मुंबई पटना और मुंबई गोरखपुर है। इन 380 विशेष रेलगाड़ियों में 25,000 से अधिक सामान्य कोच और 55,000 से अधिक स्लीपर कोच हैं। कमांडर अभिलाष टॉमी इस साल ओशियन सेलिंग की गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने अपनी सेल बोट में अकेले 200 से अधिक दिन बिताए। दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया और उनके भारत लौटने के बाद हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने उनसे बात की। वहीं बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर साजिद ने भी एक गीत तैयार किया है जो इस ऐतिहासिक दौड़ की बात करता है। कमांडर अभिलाष टोमी जो कि एक फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, कीर्ति चक्र विनर हैं, एविएटर रह चुके हैं नेवी में, उन्होंने भारत के तिरंगे को और भारत की शान को बहुत ज्यादा बढ़ाया है क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ओशियन सेलिंग रेस में वो दूसरे नंबर पर आए हैं। कमांडर टॉमी, शुक्रिया डीडी न्यूज से बात करने के लिए। ये जो रेस है क्योंकि इसमें आप ज़्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, जीपीएस वगैरह, सितारों की कॉन्स्टलेशंस और सेक्सटेंट की वजह से जो शायद 17वीं 18वीं सदी में यूज़ होते थे उनको आपने यूज़ किया। तो इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस आए आपकी इस सेलिंग रेस में? बोर्ड को काफ़ी डैमेज हुआ था इस रेस में, तो वो सब रिपेयर करके मुझको वापस आना पड़ा। केप हॉर्न के पास सेल्फ स्टीयरिंग टूट गया था एंड उधर एक जुगाड़ रिपेयर करके मैं बोट को वापस लेके आया हूँ। इसके अलावा रेस स्टार्ट करने से पहले मेरा जो बोट है बायानत, उसका एक कोलिशन हुआ एक शिप के साथ और उसको रिपेयर करने में काफ़ी पैसा और वक्त लग गया। कमांडर टॉमी, जब आपने 2018 में जब आपका एक बड़ा ही सेटबैक लगा था क्योंकि आप स्ट्रैंडेड हो गए थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर, सदर्न इंडियन ओशन में, बड़ा एफर्ट हुआ था आपको रेस्क्यू करने का, आप बेडरिडन भी रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे फ़ोन पर बातचीत की, आपका मोराल भी बढ़ा होगा। उसके बाद मन की बात में आप एक बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी पेश हुए। वो सेटबैक के बाद जब एक बैक में टाइटेनियम का इंसर्ट हो जाए, उसके बाद ये चैलेंज लेना, उसको कभी मन में ऐसा आया कि नहीं एक सेटबैक हो चुका है दोबारा ना करूं? नहीं, मैं तो मतलब नौसेना में हूँ और सेटबैक से डील करना तो हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड हमारा ट्रेनिंग ऐसा है कि हम कभी हार नहीं मानते एंड मुझको कभी ये नहीं लगा कि ये मैंने गलत डिसीजन लिया है या फिर ये क्यों कर रहा हूँ फिर से। तो हाँ, मतलब अगर फिर से ऐसा मेरे साथ हो तो मैं यही करूँगा, दोबारा यही करूँगा। साजिद जी, बॉलीवुड में तो कंपोज करते रहते हैं हीरोज के ऊपर, ये एक असली लाइफ के हीरो हैं, इनके ऊपर कंपोज करना कैसे अलग था? 200-250 दिन कोई समंदर में अकेला एक छोटी सी कश्ती में पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटे। आई मीन, तो इट इज़ समथिंग जो जिसने मेरी रात की नींद उड़ा दी है। सुबह 4 बजे आई फेल्ट मेरी आंखें बंद थी और अभिलाष टॉमी का चेहरा मेरे सामने था एंड आई कुड द फर्स्ट थिंग केम इनटू माय माइंड, दिस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने हमारा जब तिरंगा हिलाया, जब मैंने वो शॉट देखा तो आई रियली फेल्ट टच्ड एंड आई थॉट के आई शुड डू समथिंग फॉर हिम। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल, ऐसा माना जा रहा है कि आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या में। प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उसको एनालिसिस करके दे फर्दर pass on the information to field functionaries to remain in alert and take mitigative preventive actions। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है? विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी।
ये सफर है सौराष्ट्र तमिल संगमम का और ये 10 दिन का कार्यक्रम वाकई बेजोड़ है। कितना प्राइम मिनिस्टर आया, इन लोग तो ऐसा काम करने के लिए सोचा भी नहीं। मोदी जी थॉट एक भारत श्रेष्ठ भारत। सभी माध्यम का लोगों को गुजरात ले आकर इधर सोमनाथ दर्शन, द्वारका दर्शन, सरदार पटेल स्टैचू, ये सभी दर्शन करने के लिए एक मौका अभी मिला है। एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक